करेंगे कॉमर्स के कुछ एमसीक्यूज और टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इस टॉपिक में से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कॉमर्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉमिनल अकाउंट। इनमें से कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। गिवन ऑप्शंस में से ट्राई करें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है। आप जानते होंगे कि अकाउंटिंग का जो ओल्ड क्लासिफिकेशन होता है उसमें हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन में, यानी कि जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसमें हम अकाउंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं पर्सनल अकाउंट, पर्सनल, और दूसरे होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन को या किसी इंस्टीट्यूट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कहते हैं पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल, राम का अकाउंट, राम्स अकाउंट, रिलायंस लिमिटेड्स अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट, नवोदय समिति अकाउंट, डीएवी स्कूल अकाउंट, बिहार गवर्नमेंट्स अकाउंट। यानी कि कोई एंटिटी है, कोई संस्था है, उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। बाकी अकाउंट इम्पर्सनल होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट आगे दो हिस्सों में फिर बट जाते हैं, जिनमें से एक होते हैं रियल अकाउंट और दूसरे होते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो फाइनल क्लासिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग तीन अकाउंट बन जाते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल अकाउंट जैसा कि नाम से लग रहा है, ये ऐसे अकाउंट होते हैं जिनमें रियल में जिनकी कोई वर्थ होती है और हमारे पास वो अवेलेबल होते हैं वास्तव में। अब ये रियल अकाउंट जो होते हैं ये भी टेंजिबल एसेट से रिलेटेड हो सकते हैं। रियल अकाउंट वो होते हैं जो एसेट से रिलेटेड होते हैं। एसेट टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल एसेट जो होती हैं उसमें फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, ये सब आ जाएंगे। और इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनसे रिलेटेड सारे अकाउंट आ जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट ये सब रियल अकाउंट ही होते हैं। तीसरे हो गए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो या तो इनकम से रिलेटेड होते हैं या एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। खर्चों से या आमदनी से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल होते हैं। अब इनमें आपका जो ऑप्शन है वो क्या था, इसका सही जवाब है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। बाकी एक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट, ये देखने में इंटरेस्ट लग रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कि ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहे हैं, हमें उसका अर्थ समझना है और उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट डिसाइड होता है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट जो हमने अर्न कर लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है। तो जो हमने अर्न कर लिया है जब मिला नहीं है तो इसका मतलब हमारा किसी पे कुछ पैसा बचा हुआ है जो बाद में मिलेगा। तो ये हमारा एक उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पे हमारा फंड है, यानी कि ये एक पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये दिखा रहा है कि हमने किसी से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट बना और वो इंटरेस्ट हमने अभी दिया नहीं, वो आउटस्टैंडिंग है। तो ये उस पार्टी को बता रहा है जिसका हम पे इंटरेस्ट बकाया है, तो उस पार्टी का रिलेटेड है, पर्सनल है। और प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट ये वो है कि हमने इंटरेस्ट किसी को प्री पे कर दिया है, पहले ही पे कर दिया है। तो जो एडवांस में हमने पे कर दिया है वो भी हमारे लिए प्रीपेड इंटरेस्ट का मतलब कि हमने पहले ही किसी को इंटरेस्ट पे कर दिया, अभी पे करना नहीं था। तो हमने किसी को इंटरेस्ट पे किया होगा, किसी पार्टी को इंटरेस्ट पे किया और उसको हमने पहले कर दिया, अभी होना नहीं था। तो जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाएगा तब तक वो एक तरह से हमारा उस पर एडवांस चला गया पैसा है उस पार्टी पे, उस पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा वो हमारी बुक्स में, वो इंटरेस्ट जो प्रीपेड है। तो इसलिए ये तीनों ही पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ए इसका सही जवाब है, इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी ये लिखा हुआ है जो अभी डिस्कस किया वो लिखा है यहाँ पे। स्टॉक अकाउंट इज ए, स्टॉक अकाउंट क्या है एक। अब देखिए स्टॉक अकाउंट का ऑप्शन आप ट्राई करिए कौन सा हो सकता है सही, फिर उसके बाद हम बताएंगे। इसका जो सही जवाब है स्टॉक अकाउंट का वो है ऑप्शन सी, मतलब रियल अकाउंट। स्टॉक एक रियल अकाउंट है। देखिए कुछ अकाउंट्स में क्या होता है कि लोगों में थोड़ा थोड़ा मतभेद होता है, वो अप्रोच के ऊपर होता है, लेकिन क्योंकि इनका कोई ऐसा क्लियर स्टैंडर्ड नहीं है जहां पे कहीं लिखा हुआ हो कि ये अकाउंट्स को वो मानना है, ये उनकी हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब सीधा इनका क्लासिफिकेशन है कि स्टॉक अकाउंट में आते, मतलब जो रियल अकाउंट होते हैं वो होते हैं एसेट। एसेट मतलब कोई वर्थफुल वैल्यूफुल आइटम जो हमारे पास है और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल है। तो स्टॉक एक ऐसा ही आइटम होता है जो हमारे पास होता है, जिसकी वैल्यू होती है, जिसको हम बेच सकते हैं, जिसको हम खरीद के ला सकते हैं और वो हमारे प्रॉफिट्स को कमाने में हेल्पफुल होता है। तो ये एक एसेट है और इसलिए स्टॉक हमेशा एक रियल अकाउंट होगा। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्या होती है लोगों को कि जब हम सामान खरीद के लाते हैं, स्टॉक परचेज करके लाते हैं, तो लिखते हैं परचेज अकाउंट। जब इसको हम रिटर्न करते हैं तो लिखते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। जब हम उसी स्टॉक को सेल करते हैं तो लिखते हैं सेल्स अकाउंट। और जब हम उसी सामान को सेल्स किए हुए को अगर हमारे पास रिटर्न आ जाता है तो हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो चार हिस्सों में ये बट गया स्टॉक अकाउंट। तो ये जो खरीदा गया है, क्योंकि इन सब की कीमत जो होती है, खरीदे गए सामान की कीमत अलग होती है, खरीदे गए सामान की कीमत अलग होती है, बेचे गए सामान की कीमत अलग होती है। और जो सामान हम खरीदते रहते हैं वो भी कुछ अलग सिचुएशन में हो सकता है, कोई रेडीमेड होता है, कोई कंप्लीट रेडी नहीं होता है, यानी कि रॉ मटेरियल रहता है, कुछ फिनिश्ड गुड्स रहता है। तो इसलिए परचेज जब हम करते हैं तो वो केवल है हमारा खर्च किया गया। हालांकि कुछ लोग और खास तौर पे जो ट्रेडिशनल हमारी जो बुक्स हैं उनमें परचेज सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न इनको सबको स्टॉक का हिस्सा माना गया, गुड्स का हिस्सा है ये। गुड्स अकाउंट 5 हिस्सों में बट जाता है, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और स्टॉक। और स्टॉक भी फिर आगे 2 हिस्सों में हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हमारी बुक्स में और हमारी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ये जो अकाउंट है इनको भी लोग रियल अकाउंट मान लेते हैं और इनका भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत है, वहां पे भी ये सही होता है। आप रूल लगाएंगे तो वो भी सही बैठता है। जैसे गुड्स परचेज की तो सामान आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए परचेज को डेबिट करते हैं। अभी जो रूल ज्यादातर यूज होता है वो उसको क्या करते हैं, हम मानते हैं परचेज को कि ये परचेज एक एक्सपेंस है, खर्चा है, और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो दोनों ही केस में डेबिट होगा, दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा व्यवहारिक ये है कि ये हमारे एक्सपेंस या इनकम होते हैं। सेल हमारी मेजर इनकम है, परचेज हमारा मेजर एक्सपेंस है। तो इनको नॉमिनल अकाउंट मानना ज़्यादा सही है। और स्टॉक जो है क्योंकि वो दिखता है, वो एसेट है, वो अवेलेबल रहता है हमारे यहाँ रियल में, तो इसलिए वो एक रियल अकाउंट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह एक रियल अकाउंट है और बैलेंस शीट में ये दिखता है। अब रियल अकाउंट का केवल इतना भर मीनिंग नहीं है कि बैलेंस शीट में दिखेगा तो रियल हो जाएगा। बैलेंस शीट में कौन कौन से अकाउंट दिखते हैं, नॉमिनल को छोड़ करके सारे अकाउंट बैलेंस शीट में दिखते हैं। नॉमिनल अकाउंट आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेंगे। ये पहचान होती है नॉमिनल की। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो ये देखिए कि वो क्या बैलेंस शीट में दिखता है। अगर वो बैलेंस शीट में दिखता है तो इसका मतलब वो नॉमिनल नहीं हो सकता है। अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखता है तब वो नॉमिनल है। अब बैलेंस शीट में जो अकाउंट दिखते हैं वो या तो पर्सनल होते हैं या रियल होते हैं। तो वहां पे फिर कैसे चेक करना है, वहां पे चेक करना है कि आपका वो अकाउंट पर्सनल माने रियल माने, कोई कंफ्यूजन है तो ये देखें कि क्या जो बैलेंस शीट में आपका दिख रहा है क्या वो आपका किसी पर्सन पे ड्यू है या किसी पर्सन का आप पे ड्यू है। ऐसा अगर मसला है तब वो पर्सनल अकाउंट है, यानी कि किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। उससे आपका या तो आप उससे लेंगे कुछ या आप उसको देंगे। डेटर, आप डेटर से लेंगे, वो पर्सन है तो डेटर इसलिए पर्सनल हो जाएगा, बैलेंस शीट में दिखेगा लेकिन पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर, आप क्रेडिटर को देंगे, पर्सन इन्वॉल्व हो गया, इंस्टीट्यूशन हो पर्सन हो एक ही बात है।
तो ये भी पर्सनल हो गया। लेकिन ऐसे सामान जो आपके ओनरशिप में है, आपके प्रोप्राइटरशिप में है, जैसे स्टॉक है, जैसे फर्नीचर है, जैसे मशीन है, जैसे गुडविल है, जैसे ट्रेडमार्क है, क्लियर कट आपके ओनरशिप में है, पोजेशन में है, ये रियल अकाउंट है। तो नेक्स्ट देखें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन और इनकम इज ए रूल दैट इज एप्लीकेबल। अब ये तो सामान्य बात है कि गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के, तीनों तरह के अकाउंट्स के लिए, पर्सनल के लिए, नॉमिनल के लिए और रियल के लिए। तो ये किसके लिए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात हो रही है, तो ये रिलेटेड है नॉमिनल अकाउंट के लिए। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सी इसका सही जवाब है। ये गोल्डन रूल्स कहा जाता है इनको अकाउंटिंग के। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजेक्शन परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। किस टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में, परचेज किया फर्नीचर कैश के लिए। अब इसका मतलब है कि फर्नीचर परचेज किया, तो हर एक ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, हमको उस ट्रांजेक्शन के इम्पैक्ट को समझना है। देखिए ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को माना जाता है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन उन्हीं ट्रांजेक्शन को कहा जाता है जो बिजनेस के अकाउंट पे इम्पैक्ट छोड़ता हो। अब चाहे वो इम्पैक्ट किसी एक्सपेंस अकाउंट पे है, चाहे किसी इनकम अकाउंट पे है, चाहे किसी एसेट अकाउंट पे है, चाहे किसी लायबिलिटी अकाउंट पे है, चाहे कैपिटल अकाउंट पे है, अगर इम्पैक्ट छोड़ रहा है इनमें से किसी पे, तब ही आप उसको ट्रांजेक्शन कहेंगे, बिजनेस में रिकॉर्ड करने लायक ट्रांजेक्शन। अगर इनमें से कोई भी अकाउंट इम्पैक्टेड नहीं हो रहा है, अफेक्टेड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानते। तो अब अगर ट्रांजेक्शन वो है, तो वो पहचान भी आपको ट्रांजेक्शन के एनालाइज के बाद होगी। और दूसरा, उस ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, तो हमें ये समझने में कि अकाउंट कौन से हमें डेबिट या क्रेडिट करने हैं, उसका भी तरीका यही है कि आप ये देखें प्रभाव किस पे पड़ रहा है। परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर बढ़ रहा है आपका, पहली बात। आपने कैश परचेज किया है तो कैश आपका कम हो रहा है, तो इसलिए एक फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा, एक कैश अकाउंट हो जाएगा। फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो दोनों ही ये हो जाएंगे रियल अकाउंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी करेक्ट ऑप्शन है। रियल अकाउंट का यहाँ पे डिटेल दिया है, जो अभी बताया है वही लिखा भी हुआ है, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको जब भी एमसीक्यू का ये वीडियो डलता है उसका पीडीएफ भी इसके तुरंत बाद आपको मिल जाता है, विद सॉल्यूशंस, विद एनालिसिस। नेक्स्ट है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से ले सकते हैं। परचेज मशीनरी फॉर ₹1,00,000, मशीनरी खरीदी 1,00,000 रुपए से, एंड इशूड ए चेक, और एक चेक इशू किया। इन दिस सिचुएशन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो देखिए मशीनरी परचेज की है 1,00,000 रुपए से, चेक इशू किया, तो इसमें इम्पैक्ट कौन कौन से अकाउंट हो रहे हैं। मशीनरी परचेज की है तो मशीन बढ़ रही है, और दूसरा चेक से पेमेंट की है तो बैंक में हमारा पैसा कम हो जाएगा चेक से जब पेमेंट जाएगी तो दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अब इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो बढ़ क्या रहा है, मशीन है, मशीन रियल अकाउंट है, और इसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि आता है तो डेबिट करिए, तो मशीन आ रही है तो मशीन ही डेबिट होगी, और इसलिए सही अकाउंट हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, मशीन अकाउंट। तो इसका ये सही जवाब है। मशीन एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट ये सारे होते हैं एसेट से रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आउटस्टैंडिंग वेजेस इज आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन सा अकाउंट है। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं शुरू में ही, अब आप पहचान कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन सा अकाउंट होगा। यह एक पर्सनल अकाउंट होगा। देखिए जितने भी अकाउंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, जिनके सामने ये लगा होता है, तो वो वास्तव में किसी ऐसे पर्सन को या पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनका या तो आप पे ड्यू है या आपका उन पे ड्यू है, यानी कि दूसरे पर्सन के बारे में वो ड्यू लिखा हुआ है, वो ड्यूज लिखे हुए हैं एक्चुअल में, तो इसलिए वो पर्सनल अकाउंट होते हैं ये सारे अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग वेजेज एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल में भी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो भी तीन तरीके के होते हैं पर्सनल अकाउंट। एक होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट,
दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे राम्स अकाउंट, सीताज अकाउंट, जो नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होते हैं, महेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, अलीज अकाउंट, अकबर्स अकाउंट। ऐसे ही इसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन जो पर्सन होते नहीं है लेकिन लॉ या कानून या अकाउंट्स उनको पर्सन मान लेता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, गुप्ता सन्स एंड कंपनी, रिलायंस लिमिटेड, एसबीआई बैंक, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है कि जिसमें आपको पर्सन का नाम तो नहीं दिख रहा लेकिन वो अकाउंट किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कैपिटल अकाउंट ओनर की कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राइंग अकाउंट। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स जितने भी होते हैं, एडवांस अकाउंट, एक्रूड अकाउंट, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पर्सन्स को, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीपेड रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट क्या होगा? तो प्रीपेड रेंट अगेन ये सब डिस्कस ऑलरेडी हो ही चुका है, पर्सनल अकाउंट होगा। ये उस पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा आपकी बुक्स में जिसको आपने प्रीपेड रेंट दे दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 8th, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होगा? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एनपीओज के केस में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नाम से ही पता चलता है कि इसमें केवल रिसीप्ट्स और पेमेंट लिखे रहते हैं, कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट लिखे रहते हैं। ये कैश बेसिस पे बनता है और ये समरी ऑफ कैश बुक इसको कहा जाता है। तो ये पूरी तरह से केवल कैश की रिकॉर्डिंग दिखाता है, कैश का आना और कैश का जाना, यानी कि ये एक रियल अकाउंट होता है। और इस पे रियल अकाउंट का ही रूल भी एप्लीकेबल होता है। जब भी आप रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो उसका सीधा सा रूल है कि कैश है, रियल एसेट है, और रियल एसेट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट जो रिसीप्ट है वो आती है उनको डेबिट करिए, और पेमेंट जो है वो जाती है उनको क्रेडिट करिए। यही इसका फॉर्मूला भी है बनाने का। तो इसके बाद इसका बी सही ऑप्शन हो गया। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश बुक होता है, ये रियल अकाउंट होता है नेचर में। कैश और बैंक बैलेंसेस से शुरू होता है और कैश और बैलेंस ही बताता है क्लोजिंग के। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड इज ए। तो कमीशन रिसीव्ड कौन सा अकाउंट है? अब कई अकाउंट बताए जा चुके हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। कमीशन रिसीव्ड यह एक नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि बात हो रही है कमीशन रिसीव्ड, ये कोई आउटस्टैंडिंग कमीशन या एडवांस कमीशन की बात नहीं हो रही है। कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन मिला है, मिला है तो हमारी इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, इनकम है। तो 20 का सही जवाब हो गया नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ए नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट। एक नॉमिनल अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस हो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्सपेंस है या लॉस है, इसलिए ए इसका सही जवाब होगा। अगर वो इनकम है या गेन है तो ऐसे केस में वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। इसके बाद ये नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको चाहे तो पॉज करके देख लें और चाहें तो आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है लास्ट इसमें आज, 11th क्वेश्चन, इसको और देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हाईलाइट्स ओनली। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस चीज को हाईलाइट करता है? तो इनको पढ़ें, स्टेटमेंट्स को देखें कौन सा सही है। केवीएस में आया हुआ है 2013 में ये क्वेश्चन। जो ऑप्शन ए है ये सही है, दोज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट रिलेटिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें हाईलाइट होती हैं केवल रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, पेमेंट, और वो भी कौन से? जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अब देखिए इसका एक सीधा फंडा होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पी एंड एल अकाउंट की तरह ही बनता है, और आपके जितने भी अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनकी एक खूबी होती है कि बैलेंस शीट में केवल आपको दिखेंगे पर्सनल और रियल अकाउंट। आपको केवल दिखेंगे पर्सनल और रियल अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाई देंगे। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो आपको दिखेंगे पी एंड एल में दिखाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब कोई कह सकता है कि साहब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस निकल करके आता है
वो तो फिर बैलेंस शीट में ही होता है। जी हाँ, वो बैलेंस शीट में होता है, लेकिन वो बैलेंस शीट में इसलिए होता है क्योंकि वो फिर एक पर्सन से रिप्रेजेंट करता है। वो ओनर के प्रॉफिट को बताता है। अगर प्रॉफिट हो गया तो वो ओनर के प्रति ड्यू रहता है, लॉस है तो वो ओनर पे ड्यू रहता है फर्म का पैसा, इसलिए वो बैलेंस शीट में बाद में अल्टीमेटली आ जाता है। लेकिन जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं साल के लास्ट में। उनकी यही खूबी होती है कि उनके बैलेंसेस कहीं दिखते नहीं है, इसीलिए उनको नॉमिनल बोलते हैं। क्योंकि उनके बैलेंस नहीं दिखते हैं इसीलिए उनको नॉमिनल बोलते हैं, और उनके बैलेंस आकर के समाप्त हो जाते हैं P&L में। और बाकी जितने भी अकाउंट जिनका कोई बैलेंस बच जाता है वो बैलेंस शीट में दिखता है। बैलेंस शीट को इसीलिए बैलेंस शीट कहा ही जाता है कि ये ऐसी शीट है जिसमें सभी अकाउंट्स के बैलेंस लिखे जाते हैं। अगर वो अकाउंट एसेट नेचर के हो तो एसेट साइड में लिखे जाते हैं, और अगर वो अकाउंट लायबिलिटी नेचर के हैं तो लायबिलिटीज में लिखे जाते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। आप अपने विचार भी रख सकते हैं, कमेंट के माध्यम से ही आप अपने विचार भी भेज सकते हैं। थैंक यू।